नमस्कार दोस्तों, मैं एक नए उम्मीद और नए वीडियो के साथ आप सबों का अपने चैनल सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, झारखंड लूसेंट जीके में हिस्ट्री सेशन चल रहा है। उसमें से कुछ टॉपिक हो चुके हैं और आज हम लोग मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम पुनः आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे वीडियो देखने से पहले एक बार लूसेंट जीके का जो बुक आपके पास है उसे पढ़ लें, जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आप पढ़ने के बाद क्या आपके दिमाग में रहता है और क्या भूल जाते हैं। क्योंकि मैं पूरा बुक पढ़ने के बाद उससे डीप का क्वेश्चन को इस वीडियो में डालता हूँ। अगर आप एक बार पढ़ के मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नज़र डेली क्वेश्चन पर। डेली क्वेश्चन, असुर किस काल में अयस्क निकालकर उपकरण बनाते थे? आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, असुर किस काल में अयस्क निकालकर उपकरण बनाते थे? ऑप्शन है ताम्रपाषाण, लौह या कांस्य। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि तीनों काल जो है लौह और कांस्य, ये पहले तीनों देख लेते हैं। ये तीनों में कौन कौन से जनजाति होते थे जो अयस्क से उपकरण बनाते थे? तो ताम्र काल में 3 जनजाति होते थे। फर्स्ट असुर, दूसरा में बिरजिया और फिर बिरहोर। ये तीनों जो होते थे ताम्र काल में उपकरण बनाते थे क्या? अयस्क निकालकर। लौह काल में सिर्फ असुर नहीं होते थे, बिरहोर और बिरजिया होते थे। बिरहोर और बिरजिया, ठीक है। यही बिरहोर और बिरजिया कांस्य काल में भी होते थे। क्या होते थे? कांस्य काल में भी होते थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर होगा ताम्र काल। ताम्र काल। हम लोग आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, आटविक, धनानंद और चाणक्य। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये सब हैं कौन। चंद्रगुप्त जो हैं वो मौर्य वंश का संस्थापक और शासक थे। क्या थे? ये संस्थापक थे और शासक थे, फर्स्ट शासक थे। मौर्य वंश का संस्थापक ये बना। इसको बनाने में चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहते हैं या विष्णुगुप्त कहते हैं, इसका बहुत बड़ा हाथ था। ये चंद्रगुप्त के गुरु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं। एक कहावत के अनुसार बोला जाता है कि धनानंद के पास चाणक्य एक बार गए थे कुछ मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए, और धनानंद ने इन्हें बहुत ही इंसल्ट करके वहाँ से भेज दिया। और उस दिन से चाणक्य जो थे उन्होंने प्रण किया था कि जब तक हम धनानंद को गद्दी से नीचे उतारकर दूसरे को हम उस गद्दी पर बैठा नहीं देते, तब तक चैन से नहीं रहेंगे। और उसी दिन से इन्होंने प्रण कर लिया और बहुत ही मेहनत करके उन्होंने क्या किया? लास्ट में धनानंद को गद्दी से हटा दिया। ये सभी मगध के शासक थे। कहाँ के? मगध के। मगध का जो राजधानी उसमें होता था पाटलिपुत्र होता था, जो इसे पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र। और इसी में हम लोग का झारखंड भी उसमें आता था। क्या आता था? झारखंड भी आता था। धनानंद जो थे नंद वंश के शासक थे। इसका बहुत ही बड़ा सेना था, बहुत ही बड़ा सेना था। उसमें से जो जनजाति था, आदिवासी लोग जो थे, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में थे। और उसको जो नंद का सेना था, नंद वंश का, उसमें आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा थे, आदिवासी लोग। और यही कारण था कि लोग इसे हरा नहीं पाते थे। आदिवासी लोग बहुत ही बलवान और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, और इसी कारण से लोग कोई हरा नहीं पाते थे, और इसका सेना बहुत ही बड़ा होता था। और इसको, आदिवासी को नियंत्रण करने के लिए
मगध में आटविक एक पद होता था, यानी एक कर्मचारी टाइप का उसका नियुक्ति किया जाता था। ये काम करता था मगध में जो जनजाति लोग होता था उसका नियंत्रण करता था। क्या करता था? जनजाति नियंत्रण एवं शत्रु के उसका गठजोड़ को रोकना होता था, क्योंकि बहुत जल्द जनजाति लोग जो होते हैं वो बहक जाते हैं। आप बहका दीजिए, बहुत जल्दी बहक जाते हैं सब। इसलिए दूसरे से गठजोड़ को रोकना इसका काम था। इसका काम सिर्फ यही था कि मगध का हित में जो हो वही करे। वो जनजाति लोग का नियंत्रण करते थे, ना ही उसको आगे बढ़ने देते थे, ना ही उसको ज़्यादा कुछ करते थे। ठीक है, उसका देख रेख एक टाइप से, जिसको जासूसी टाइप का कुछ करते थे, उस टाइप का आटविक होते थे जो नियंत्रण करते थे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? धनानंद। धनानंद जो था वो नंद वंश का शासक था। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में है, किसने झारखंड के शासन को गणतंत्र शासन कहा? तो गणतंत्र शासन चाणक्य ने कहा था अपने अर्थशास्त्र में। इसलिए गणतंत्र शासन कहा क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों तक लोगों का शासन नहीं हो पाया था। किसी का भी शासन जो होता था वो पूरा, मतलब जिसको कहते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट कोई शासन नहीं कर पाता था यहाँ पे, इसीलिए इसे गणतंत्र शासन कहा गया। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। ये फाहियान, हेनसांग और टॉलमी कौन था? फाहियान एक चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था जो झारखंड को कुकुटलाड़ कहा। क्या कहा? कुकुटलाड़। इसे हम पिछले वीडियो में समझाए हैं कि कुकुटलाड़ के बारे में अगर हम याद करना चाहें कि झारखंड को कुकुटलाड़ ये कहा, तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं जिसे हम शॉर्ट मेथड में समझाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। और इसका PDF फाइल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अब लिंक अवेलेबल करा दिया गया है, आप वहां से PDF मेरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाहियान जो थे ये चीनी यात्री था और इन्होंने झारखंड को क्या कहा? कुकुटलाड़ कहा। हेनसांग जो था ये भी चीनी था, ये भी चीनी यात्री था। इन्होंने झारखंड को कीना सूफालाना कहा। क्या कहा? कीना सूफालाना। इन्होंने कीना सूफालाना कहा। ध्यान रहे, फाहियान ने छोटा नागपुर को कहा था और हेनसांग ने संथाल परगना को कहा था। चाणक्य के बारे में अभी बताए। चाणक्य जिसे समुद्रगुप्त, कौटिल्य, समुद्रगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त कहा जाता था। विष्णुगुप्त और चाणक्य कहा जाता था। टॉलमी जिन्होंने झारखंड को मुंडल कहा। क्या कहा? मुंडल कहा। ये मिस्र के थे और इन्होंने झारखंड को मुंडल कहा। ये एक भूगोलवेत्ता थे, मतलब ये भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने ही कहा था कि चंद्रमा जो है धरती के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है। ठीक है, आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आज का, मगध में आदिवासी के नियंत्रण के लिए किसकी नियुक्ति होती थी? अभी भी हम बताए हैं कि आटविक का जो नियुक्ति होता था वो सिर्फ और सिर्फ यही काम होता था उसका, आदिवासी का नियंत्रण करना, जनजातीय लोग का नियंत्रण करना, और दूसरे जो शत्रु देश होता था उससे वो कोई भी आदिवासी या तो जनजाति मिल ना जाए उसी का देख रेख करना। आगे जो नागपाल होता था, वनपाल होता था, नागाध्यक्ष, इसी का पार्ट होता था, यानी ये जो होता था मेन होता था, उसी के नीचे काम करने वाले ये सब होते थे। चौथा क्वेश्चन आज का है, मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग कहाँ से होकर गुजरता था? तो जो मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला जो मार्ग होता था वो झारखंड से गुजरता था। कहाँ से गुजरता था? झारखंड से होकर के गुजरता था। उत्तर प्रदेश
बंगाल और उत्तराखंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, बंगाल और उत्तराखंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? झारखंड। झारखंड से होकर गुजरता था। आगे हम लोग चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार किस नदी से हीरे की प्राप्ति होती थी? तो कौटिल्य के अनुसार देखिए, सोन नदी ऑप्शन दिया हुआ है, स्वर्ण रेखा दिया हुआ है, दामोदर दिया हुआ है और इंद्रवानक दिया हुआ है। तो दामोदर नदी से स्टार्ट करते हैं। दामोदर झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसका जो लंबाई है 592 किलोमीटर है, लेकिन 592 किलोमीटर पूरा झारखंड में नहीं है। झारखंड में मात्र ये 290 किलोमीटर बहती है। कितना? 290 किलोमीटर। ये लातेहार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लातेहार के टोरी से। टोरी लातेहार से निकलती है। लातेहार से निकलती है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। बंगाल का शोक कहा जाता है। और एक और है, ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर के बारे में हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऊपर। स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा एकमात्र ऐसी नदी है जो अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा एक ऐसी नदी है जो सीधा बंगाल के खाड़ी में गिरती है। क्या करती है? सीधा जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। माना जाता है कि स्वर्ण रेखा को माना जाता है कि इसके रेत में सोना मिला करता था। क्या मिलता था? सोना। स्वर्ण रेखा के रेत में सोना मिला करता था। हुंड्रू जो जलप्रपात है स्वर्ण रेखा पर ही है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्ण रेखा पर। हुंड्रू जो झारखंड के सबसे बड़ा जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात किस पे है? स्वर्ण रेखा पर है। और स्वर्ण रेखा जो निकलती है ये रांची से निकलती है। नगड़ी ये रांची से निकलती है। दामोदर कहाँ से निकलती थी? लातेहार से। दामोदर कहाँ से निकलती थी? लातेहार से। टोरी लातेहार से। और ये स्वर्ण रेखा है वो नगड़ी रांची से निकलती थी। नगड़ी, इसको याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा में सोना मिलता था और नगड़ी माटी होता है हम लोग के यहाँ। क्या होता है? नगड़ी एक माटी होता है। ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण रेखा में एक नगड़ी माटी मिलता था जिसमें सोना मिलता था, यानी नगड़ी से स्वर्ण रेखा निकलती है। आगे ये है सोन नदी। सोन नदी पलामू के और गढ़वा में बहती है। कहाँ? पलामू और गढ़वा, यहाँ पे बहती है। और ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक। देखिए, सोना पाइएगा तो सोना जिसके पास ज़्यादा होता है वो अमीर हो जाता है, इसलिए अमरकंटक। ध्यान रखिएगा इसे, ऐसे याद रखिए कि सोना जिसके पास होता है वो अमीर होता है, इसलिए अमरकंटक से निकलती है। क्या करती है? अमरकंटक से ये निकलती है और ये गंगा में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? गंगा में। जो ऑप्शन छूटा वो है इंद्रवानक। इसी नदी से हीरा मिलता था। इसी नदी में हीरा प्राप्त होता था। इंद्रवानक नदी किसको कहते हैं? अब ये हम लोग देख लेते हैं। ईब और शंख नदी, इससे हीरा नहीं मिलता था। ईब और शंख नदी को इंद्रवानक नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्रवानक नदी। और इसी से माना जाता था कि इसी से क्या प्राप्त होता था? हीरा प्राप्त होता था। इसी से हीरा प्राप्त होता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में झारखंड का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड का उल्लेख मिलता है। कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में। देखिए, अशोक का 14 शिलालेख था लगभग, जो लूसेंट में है उसके अनुसार 14 शिलालेख था। इसका अगर हम सब बता दें तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर एक बार रिपीट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा।
देखिए और 7वां क्वेश्चन है, अशोक द्वारा भेजा गया धर्म प्रचारक का नेता कौन था? तो इसका ऑप्शन रक्षित होगा। रक्षित था, जो अशोक द्वारा भेजा गया धर्म प्रचारक का नेता था। 8वीं हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये मगध का जो था जनजाति नियंत्रण करता था। ठीक है, नागपाल इसी का सहयोगी, वनपाल इसी का सहयोगी। रक्षित था, जो अशोक द्वारा भेजा गया धर्म प्रचारक था। कौन था? रक्षित धर्म प्रचारक था। आगे हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, उन्हें मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए, किसने कहा था? ये उन्हें मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए अशोक ने कहा था। किसने कहा था? अशोक ने कहा था। अशोक ने कहा था। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ चुके हैं, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे और चाणक्य इसके गुरु थे। रक्षित जो था वो अशोक का एक दूत था, दूत टाइप का मान लीजिए, जो धर्म प्रचारक का नेता था। यानी ये रक्षित जो था एक धर्म प्रचारक था। अशोक चंद्रगुप्त का पोता था। कौन था? अशोक जो था चंद्रगुप्त का ही पोता था। चंद्रगुप्त का पोता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ मिला है? कहाँ मिला है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है चाईबासा, रांची, सिंहभूम, लोहरदगा। ऊपर से ऑप्शन देखते हैं। चाईबासा में इंडो सिथियन का सिक्का मिला है। इंडो सिथियन, तो यहाँ तो नहीं मिला, यहाँ इंडो सिथियन का मिला। दूसरा ऑप्शन है रांची में जो है कनिष्क का सिक्का मिला। किसका? कनिष्क का सिक्का मिला, यहाँ पे कनिष्क का। चाईबासा में किसका मिला? इंडो सिथियन का, और रांची में कनिष्क का। सिंहभूम में रोमन का सिक्का मिला था। कहाँ मिला था? सिंहभूम में रोमन का सिक्का। ध्यान रखिएगा, सिंहभूम से साम्राज्य, देखिए रोमन साम्राज्य, सिंहभूम से रोमन साम्राज्य, तो सिंहभूम में रोमन का सिक्का मिला। चाईबासा में इंडो सिथियन का मिला, इंडो सिथियन का, देखिए चाईबासा में। रांची में कनिष्क का मिला। लोहरदगा में मिला था, लोहरदगा में कांसे का प्याला मिला था। ये हम लोग पहले जान चुके हैं, कांसे का प्याला मिला। आगे 10वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पुलिंदों को बुद्ध धर्म में दीक्षित किसने करवाया? ऑप्शन है रक्षित, वंशफर, आटविक या तो अशोक। रक्षित जो था, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रक्षित जो था धर्म प्रचारक था, जो अशोक का धर्म प्रचारक था। आटविक जो था ये आदिवासी या तो जनजाति नियंत्रण करता था मगध का। अशोक जो था चंद्रगुप्त का पोता था। क्या था? चंद्रगुप्त का पोता था और एक महान राजा था। ठीक है। वंशफर जो था ये था जो बुद्ध धर्म में पुलिंदों को क्या करवाया था? दीक्षित करवाया था। क्या करवाया था? दीक्षित करवाया था। वंशफर था। कौन था? वंशफर था, जिन्होंने पुलिंदों को बुद्ध धर्म में दीक्षित करवाया। आगे हम लोग चलते हैं और आज का डेली क्वेश्चन देखते हैं। आज का डेली क्वेश्चन है, सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? रामगढ़, हजारीबाग, रांची या बरही? दोस्तों, डेली क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दें और जितना हो सके आप उसके बारे में लिखें भी। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे फिर नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ, और हम चाहते हैं कि आप भी अपना जोश बनाए रखें और आप अच्छे से पढ़ते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।